हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 जून 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। जापान और किन दो देशों ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अंडर सी केबल परियोजना पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर की घोषणा की है। आपके पास ऑप्शन है यूएसए एंड यूएई, ऑप्शन बी है यूएसए एंड भारत, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया एंड भारत, ऑप्शन डी है यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। जापान और किन दो देशों ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अंडर सी केबल परियोजना पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? एक तो जापान है और बाकी जो दो देश हैं उनका नाम है, एक है अमेरिका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट विल कनेक्ट ईस्ट माइक्रोनेशिया आइलैंड नेशन टू इम्प्रूव नेटवर्क इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इसका ऑब्जेक्टिव है यह कनेक्ट करेगा ईस्ट माइक्रोनेशिया आइलैंड नेशन को टू इम्प्रूव नेटवर्क इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ऑब्जेक्टिव भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक ने 2022 में 3.1% बढ़ने के बाद 2023 में वैश्विक विकास का अनुमान कितना प्रतिशत घटा दिया? देखो, वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया था? 2022 के लिए बताया था 3.1%। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 2023 में वैश्विक विकास का अनुमान कितना प्रतिशत है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आपके पास ऑप्शन है 2.1%, ऑप्शन बी है 1.9%, ऑप्शन सी है 3.0%, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2.1%। नेक्स्ट आते हैं, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन 2023 सम्मेलन का थीम क्या है और इसका आयोजन कौन करता है? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन 2023 सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? ये सबसे पहले तो ये याद रखो, बेंगलुरु में। और इसका थीम क्या है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन इन स्पेस मिशन ऑपरेशन एंड ग्राउंड सेगमेंट। ये तो आपका थीम हो गया। और इसका आयोजन किसने किया? तो इसरो ने। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। थीम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन इन स्पेस मिशन ऑपरेशन एंड ग्राउंड सेगमेंट, और इसका आयोजन किसने किया? तो इसरो ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने आयुष जड़ी बूटियों और उत्पादों से संबंधित भारतीय मानक को अधिसूचित किया? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है FSSAI, ऑप्शन सी है BIS, ऑप्शन डी है WHO। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, BIS। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी BIS। किस संस्था ने आयुष जड़ी बूटियों और उत्पादों से संबंधित भारतीय मानक को अधिसूचित किया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी BIS। और BIS का मतलब क्या हुआ? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है यूपी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एमॉन्ग द लार्जर स्टेट्स, केरल क्या है? टॉप पे है। केरल के बाद है पंजाब और फिर तमिलनाडु। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा टॉप पे है, गोवा के बाद है मणिपुर और फिर सिक्किम। और अगर यूटी की बात करें तो जम्मू और कश्मीर पहले स्थान पे है, दिल्ली दूसरे स्थान पे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट आते हैं, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, शॉर्ट में इसे बोलते हैं माहिर, किसके द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग,
ऑप्शन बी है ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है आरबीआई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा मंत्रालय। दो मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर किसके द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक तो ऊर्जा मंत्रालय और दूसरा कौन सा मिनिस्ट्री है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो आप, जो ये क्या है मिशन है, जो प्लान है, ये कब तक के लिए इसे लागू किया गया है? तो अभी करंट में इसे 5 साल के लिए लागू किया गया है, 2023-24 से 2027-28 तक। नेक्स्ट आते हैं, किस मंत्रालय ने अमृत जनरेशन अभियान नामक एक प्रेरक पहल शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन बी है कोयला मंत्रालय, ऑप्शन सी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय ने अमृत जनरेशन कैंपेनिंग नामक एक प्रेरक पहल शुरू की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, उसे देख लेते हैं। जो ये अभियान है अमृत जनरेशन कैंपेनिंग, इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो मेटा के साथ, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया है अमृत जनरेशन कैंपेनिंग को किसके साथ मिलके? मेटा के साथ मिलके। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? टू शोकेस द एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडिया बाय इन्वाइटिंग यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 ईयर्स टू क्रिएट रील्स ऑन इंस्टाग्राम, हे भगवान, एंड फेसबुक शोकेसिंग देयर एस्पिरेशंस एंड ड्रीम फॉर द फ्यूचर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्था ने नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है एनसीटीई, ऑप्शन डी है एआईसीटीई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनसीटीई। और एनसीटीई का मतलब क्या हुआ? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। किस संस्था ने नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग लॉन्च किया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नेपाल। भारत की तरफ से एनएचपीसी और नेपाल की तरफ से VUCL नेपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन प्रदर्शित किया? परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन प्रदर्शित किया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और नेपाल को तो हटा ही दो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हमारा प्यारा देश भारत। किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन प्रदर्शित किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। और एक पॉइंट और याद रखो यहाँ से, अगर आपसे पूछते कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, तो आंसर क्या होगा? गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे डच नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए साहिल गुप्ता, ऑप्शन बी श्री वैद्य, ऑप्शन सी है राहुल श्रीधर, ऑप्शन डी है जोईता गुप्ता। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जोईता गुप्ता। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे डच नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जोईता गुप्ता को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष अपना बजट पेश करने की आवश्यकता है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 202 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 35 ऑप्शन डी है अनुच्छेद 40। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 202। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष अपना बजट पेश करने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 202। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष बल राष्ट्रीय टोही कार्यालय एनआरओ के सहयोग से एक उपग्रह तारामंडल लॉन्च करने के लिए कमर कस रहा है, जिसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में थोड़ा अजीब सा है। द यूएस स्पेस फोर्स इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल रिकॉन्सनेंस ऑफिस, शॉर्ट में बोलते हैं एनआरओ, इज गियरिंग अप टू लॉन्च ए सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन कॉल्ड। आपके पास ऑप्शन है साइलेंट बार्कर, ऑप्शन बी है स्टॉप बार्कर, ऑप्शन सी है स्पेस प्रोटेक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, साइलेंट बार्कर। और इसे और किस नाम से जानते हैं? NROL 107। द यूएस स्पेस फोर्स इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल रिकॉन्सनेंस ऑफिस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनआरओ इज गियरिंग अप टू लॉन्च ए सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन कॉल। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है इसे? साइलेंट बार्कर। और किस नाम से जानते हैं? NROL 107। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा बेसिकली यह क्या है? स्पाई सैटेलाइट है जो कि क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा स्पेस एक्टिविटी को, और स्पेशली इसे टारगेट किया गया है चाइना और रसिया का जो स्पेस एक्टिविटी होता है ना, उसे मॉनिटरिंग करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला स्ट्रेटजिक प्लान का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है जाम्बिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जाम्बिया। किस देश ने ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला स्ट्रेटजिक प्लान का अनावरण किया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, जाम्बिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुराष्ट्रीय अभ्यास एयर डिफेंडर 23 किसके द्वारा आयोजित सबसे बड़े वायुसेना परिनियोजन अभ्यास के रूप में इतिहास बनाने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी है बिम्स्टेक, ऑप्शन सी है नाटो, ऑप्शन डी है G20। देखो सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास होने वाला है एयर डिफेंडर 23, ये कौन सा संगठन इसे आयोजित करेगा? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, नाटो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाटो। और मेजबान कंट्री कौन है? होस्ट कंट्री है जर्मनी में होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, पार्कर सोलर प्रोब, ये क्या है? नासा का मिशन था, सन के लिए था। पार्कर सोलर प्रोब द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करके किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सौर हवा की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है? आपके पास ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया बर्कले विश्वविद्यालय, या ऐसे भी मिल सकता है ऑप्शन में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो साइंटिस्ट का टीम था, इसे लीड किसने किया था? एग्जाम में पूछ सकता है। स्टुअर्ट डी बाले ने, जो कि प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स है, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किसके द्वारा इग्नोरिंग रेड लाइंस वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर इन कॉन्फ्लिक्ट 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है सेफ गार्डिंग हेल्थ इन कॉन्फ्लिक्ट कोएलिशन, ऑप्शन सी है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेफ गार्डिंग हेल्थ इन कॉन्फ्लिक्ट कोएलिशन, शॉर्ट में इसे बोलते हैं
सीसी हाल ही में किसके द्वारा इग्नोरिंग रेड लाइंस वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर इन कॉन्फ्लिक्ट 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट को किसने दिया था? सेफगार्डिंग हेल्थ इन कॉन्फ्लिक्ट कोएलिशन ने, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SHCC ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने वैश्विक चुनौतियों को दबाने के लिए एक नया रणनीतिक समझौता किया। यह समझौता जाना जाता है, तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अटलांटिक डिक्लेरेशन, या हिंदी में क्या बोलेंगे, अटलांटिक उद्घोषणा या घोषणा से। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने वैश्विक चुनौतियों को दबाने के लिए एक नया रणनीतिक समझौता किया है। इसे किस नाम से जानते हैं? तो अटलांटिक डिक्लेरेशन के नाम से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो हाल ही में एक समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच कि नेपाल क्या करेगा, बांग्लादेश को भारतीय क्षेत्र के माध्यम से जल विद्युत निर्यात करेगा। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए नेपाल। संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने किस देश के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके लिए चीन ने क्या दी थी, चेतावनी दी थी USA को? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है ताइवान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ताइवान। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और चीन द्वारा चेतावनी दी गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ताइवान। नेक्स्ट आते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग स्टैटिक MCQ कवर करते हैं, जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है और कुछ करंट अफेयर भी होते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पिछले दशक में भारत में दालों के उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सभी दालों में जो हरा चना मूंग होता है भारत में सबसे कम उत्पादित दाल है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओनली 1। अच्छा, गलत क्यों है दूसरा? तो देख लेते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर इंडियाज पल्सेस प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज बाई अबाउट 50%। पहला स्टेटमेंट सही है। फ्रॉम 18.3 मिलियन टन टू 27.5 मिलियन टन, मच ऑफ दिस हैज़ बीन फ्रॉम जस्ट 2 क्रॉप्स। एक आपका हो गया चना और दूसरा हो गया मूंग, जिसे क्या बोलते हैं, हरा दाल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होता है क्या होता है, एक चना होता है, दूसरा मूंग होता है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सभी दालों में हरा चना जो मूंग होता है भारत में सबसे कम उत्पादित दाल है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ओनली 1, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। MQ-9 हाल ही में खबरों में था, आपको बताना है MQ-9 क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन बी है सभी मौसम में सामरिक लड़ाकू विमान ऑल वेदर टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट, ऑप्शन सी है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ऑप्शन डी है पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? MQ-9 क्या है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। MQ-9 क्या है? शॉर्ट में इसे बोलते हैं UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैनपुरी की प्रतिज्ञा और गुलामी मिटा दो किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी। मैनपुरी की प्रतिज्ञा और गुलामी मिटा दो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में। और यूपी में कहाँ पे? शाहजहाँपुर। यूपी में शाहजहाँपुर। और इन्हें 1927 में फांसी पे लटका दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इन्हें टाइफून कहा जाता है, ऑप्शन बी है इसमें कम दबाव का केंद्र है, ऑप्शन सी है उन्हें कैरेबियन सागर में हरिकेन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी है हवाई उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज चलती है। तो देखो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, इसे पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में टाइफून कहा जाता है। तो हमें क्या चूज करना है, कौन सा सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि ये सही है। दूसरा क्या है, इसमें कम दबाव का केंद्र है, सेंटर जो होता है लो प्रेशर पे होता है, तो ये भी आपका सही है। तो ये सही आंसर नहीं होगा, हमें चूज करना है कौन सा सही नहीं है। सी क्या है, उन्हें कैरेबियन सागर में हरिकेन के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। डी क्या बोल रहा है, हवाई उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज चलती है, ये गलत है। हवाई नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे होगा काउंटर क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है। तो जो डी है ना आपका ऑप्शन, ये गलत है। तो हमें क्या चूज करना था, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और गलत क्यों, ये यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि जो हवाएं होती है ना उत्तरी गोलार्ध में, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, क्लॉकवाइज चलती है। इसलिए आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। विंड ब्लो काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब वहाँ पे उल्टा दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही था। और इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं कैरेबियन सी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एंड द ईस्टर्न एंड सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। और एंड इन द वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में दे आर कॉल्ड टाइफून। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तिलहन ऑयल सीड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, सूरजमुखी की कीमतों में साल 2022-23 में सबसे ज़्यादा तेज़ी और गिरावट देखी गई है। तो ये सही है। तेज़ी गिरावट क्या हुआ था, जो सूरजमुखी की कीमतों में साल 2022-23 में सबसे ज़्यादा तेज़ी भी हुई थी और गिरावट भी हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड क्या है, यूक्रेन और रूस ने मिलकर 2021-22 में सूरजमुखी के तिलहन के विश्व उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा बनाया। यूक्रेन एंड रशिया टुगेदर अकाउंटेड फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सनफ्लावर ऑयल सीड इन 2021 टू 2022। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। जो सनफ्लावर ऑयल सीड का प्रोडक्शन था वर्ल्ड लेवल पे, तो इसका नियरली हाफ यानी 50% तक किसका हिस्सा था, 50% यूक्रेन और रसिया का मिला के। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्लेस है और दूसरी तरफ कौन से देश में है, सितवेपोर्ट बांग्लादेश, लोंगतलाई भूटान में, मोंगलापोर्ट म्यांमार। ये तीनों आपका गलत है। आपसे पूछ क्या रहा है, उपरोक्त युग्मों में से कितने जोड़े सही सुमेलित है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। क्यों, सितवेपोर्ट जो है म्यांमार में है, याद करना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या था, लोंगतलाई कहाँ पे है, लोंगतलाई है इंडिया में, और इंडिया में कहाँ, मिजोरम में, और मोंगलापोर्ट है बांग्लादेश में। तो यहाँ पे कोई भी जो पेयर है ना सही नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, द फ्रेमवर्क विल ऑफर टेंजिबल बेनिफिट दैट फ्यूल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रोमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, दिस फ्रेमवर्क विल ऑफर टेंजिबल बेनिफिट दैट फ्यूल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड प्रोमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा क्या है, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस फ्रेमवर्क, ये गलत है। इंडिया मेंबर है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओनली 1।
पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली वन। अभी जो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो अमेरिका ने किया था, यूनाइटेड स्टेट ने। कौन सी कंट्री है, यूएसए के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई दारुसलाम है, फिजी है, इंडिया भी है, इंडोनेशिया भी है, जापान भी है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी है, साउथ कोरिया, मलेशिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, फिलीपींस भी है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। एंड दिस फ्रेमवर्क विल ऑफर टेंजिबल बेनिफिट दैट फ्यूल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट। तो आपका क्या है यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है और दूसरा क्यों गलत है, बिकॉज इंडिया इज मेंबर ऑफ दिस फ्रेमवर्क। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट ए मेंबर ऑफ, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओनली वन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करें, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, मिस्र, इजिप्ट बोलते हैं। आपको बताना है कितने देश वेस्ट बैंक के साथ सीमा साझा करते हैं। वेस्ट बैंक क्या है, यह मेडिटेरियन सी के पास स्थित एक लैंडलॉक क्षेत्र है। यहाँ पे ऑप्शन है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है ओनली थ्री, ऑप्शन डी है ऑल फोर। तो सही आंसर क्या होगा, तो देखो आप यहाँ मैप में देख सकते हो, ये आपका है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक है। अब देखो टच कौन कर रहा है, एक तो जॉर्डन कर रहा है, पूरब में जॉर्डन कर रहा है, बाकी नॉर्थ में जॉर्डन कर रहा है और एक डेड सी कर रहा है, ठीक है। तो डेड सी तो ऑप्शन में है नहीं, तो वेस्ट में कर रहा है जॉर्डन और डेड सी। बाकी नॉर्थ देख लो, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में कर रहा, हाँ सॉरी ईस्ट में कर रहा है जॉर्डन और डेड सी, ईस्ट ही बोला था शायद। वेस्ट से देखा जाए तो क्या बोलते हैं, इजराइल, नॉर्थ में भी इजराइल है और साउथ में भी इजराइल है। तो यहाँ पे जो एक तो आपका हो जाएगा जॉर्डन और दूसरा हो जाएगा इजराइल, बाकी मिस्र नहीं करता और सीरिया भी नहीं करता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली टू। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली टू। पूर्व में जॉर्डन और डेड सी और दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में इजराइल की सीमाएं हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली टू। बाकी इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं मैप को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म तैयार किया था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन ने। और भारत ने इसका विरोध भी किया था और भी बाकी देशों ने किया था। और EU इसे कब से लागू करेगा, 2026 से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें फैक्टर पे, वार्म सी टेम्परेचर, लो लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन और तीसरा है क्लियर स्काई। उपरोक्त कारकों में से कितने टेक्सास मछली मारने, टेक्सास फिश किल के लिए जिम्मेदार है। आपके पास ऑप्शन है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है ऑल थ्री, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अभी हाल ही में क्या हुआ था, साउथ ईस्ट टेक्सास में, वहाँ के बहुत सारे बीच पे हज़ारों में ना मछलियाँ मर गई थी। कहाँ पे, साउथ ईस्ट टेक्सास में काफ़ी सारे बीच में ना हज़ारों मछलियाँ मरी पड़ी थी। तो इस घटना को नाम दिया गया फिश किल। तो क्वेश्चन में वही आपसे पूछ रहा है कि क्या फैक्टर था। तो देखो वार्म सी टेम्परेचर फैक्टर था एक, यहाँ पे मैं पहले डिटेल बता दूँ आपको। ए कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लीड टू द अकरेंस ऑफ द टेक्सास फिश किल सच एस वार्म सी टेम्परेचर, लो लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, काल्म सी, और चौथा क्या है, क्लाउडी स्काई। और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, क्लियर स्काई। तो ये तो हटा ही दो। तो ये दोनों आपका सही है, वार्म सी टेम्परेचर एंड लो लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली टू। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।